टॉपिक है साउंड वेव ध्वनि तरंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंग से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश की तरंगें जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, लेकिन ध्वनि तरंगें जो होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। प्रकाश अयांत्रिक है एवं अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि जो ध्वनि तरंग है वह यांत्रिक है और अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है, क्योंकि यह गैस एवं वायु में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग है। द्रव के सतह पर ध्वनि अनुप्रस्थ और द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य होता है। ठोस में ध्वनि अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार के होते हैं। जो गैस होती है और वायु होती है उसमें जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, लेकिन जो द्रव होती है उसके सतह पर जो ध्वनि की तरंगें होती है वह अनुप्रस्थ होती है और द्रव के भीतर क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और ठोस में जो ध्वनि की तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की होती है। तो यहाँ पर ध्वनि तरंग प्रकाश तरंग से इसलिए भिन्न है क्योंकि जो प्रकाश तरंगें होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि में रेडियो रिसेप्शन में कुछ सुधार क्यों हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिन के समय सूर्य का प्रकाश रेडियो ब्रॉडकास्ट को कुछ सीमा तक क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। इसलिए रात के समय में रेडियो रिसेप्शन जो होते हैं वो अच्छे गुण के होते हैं। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से की जाती है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी प्रतीत होती है और यह कंपन करने वाले वस्तु की आवृत्ति उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो ध्वनि का तारत्व भी उतना ही अधिक होता है। एग्जाम्पल के लिए जो महिलाएं होती हैं इनकी तारत्व पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि उनमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वह ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति से होता है। अभी हमने देखा है कि जो तारत्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। जो पिच है फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तारत्व बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का जो कारण है वह क्या है, तो उनकी उच्च आवृत्ति। जो स्त्री होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है, जिसके कारण उनका तारत्व भी अधिक होता है और उनकी जो आवाज़ होती है वह तीक्ष्ण और सुरीली होती है एज कंपेयर टू पुरुषों के। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से होता है। जो ध्वनि है उसकी तीव्रता जो होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, उनकी तारत्व जो होती है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रबलता है वह उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह उसके आयाम के स्क्वायर बराबर होता है। ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि धीमी या प्रबल सुनाई देती है। ध्वनि की तीव्रता कंपन करने वाले वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है और किस तरीके से रिलेशन होता है, इंटेंसिटी तीव्रता एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके आयाम के स्क्वायर के। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है, तो ध्वनि का जो सबसे अधिकतम वेग होता है वह इस्पात में होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, फिर सबसे कम होता है गैस में। और निर्वात में ध्वनि जो है उसकी स्पीड 0 हो जाती है, वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए इस्पात क्या है, ठोस है, तो ठोस में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि उच्चतम वेग से 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र वायु में गमन कर सकती है।
जो आर्द्रता वाली वायु होती है उसमें 30 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक वेग से ध्वनि जो है वो ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का संबंध किससे है? तो जो मैक संख्या है इसका संबंध है ध्वनि के वायुयान के वेग से। मैक संख्या का संबंध वायुयान के वेग से है। दाब एवं ताप के समान स्थिति में वस्तु की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक संख्या कहा जाता है। वायुयान व विमान के चाल को मैक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए जो मैक संख्या होती है वह क्या होती है? जो वस्तु की चाल होती है डिवाइड बाय ध्वनि की चाल, ये इसकी मैक संख्या निकलती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? तो जो ध्वनि तरंग होते हैं उनमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। परावर्तित ध्वनि का सुनना प्रतिध्वनि कहलाता है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ध्वनि तरंग का में परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन हो सकता है लेकिन ध्रुवण की घटना इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितने का हो? 17 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग की सहायता से अपना मार्ग क्या है? दर्शन कर पाते हैं। चमगादड़ अंधकार में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों की सहायता से अपना मार्ग ढूंढ लेते हैं। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से भी अधिक होती है और मनुष्य के कानों को यह पराश्रव्य जो तरंगें होती है, पराश्रव्य ध्वनि होती है, वह सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो सायरन के सामान्य तारत्व या तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तावरत क्या होगा? उसकी ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई वस्तु अगर हमारे पास आ रही है तो हमें महसूस होगी कि वह हमारे पास आ रही है और जब कोई वस्तु दूर जाती है तो वह उसकी ध्वनि जो है वो हमसे दूर जाती हुई क्या हो जाती है? कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? तो सोनार। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र में कोई वस्तु अगर डूब गई है तो उसे खोजने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका क्या हो जाता है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। तो देखिए प्रकाश में डॉपलर प्रभाव किस तरीके से होता है? प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच अपेक्षित वेग पर निर्भर करता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों व गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उसकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा के लंबवत गमन करता हो। अब देखिए ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जब ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की सीधी रेखा के लंबवत गमन करती है। डॉपलर का प्रभाव जब कभी स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता के द्वारा सुनी गई आवृत्ति स्रोत द्वारा उत्पन्न आवृत्ति ध्वनि से भिन्न होती है। ध्वनि की आवृत्ति में यह आभासी परिवर्तन डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसकी तारत्व से की जाती है। तो आवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके तारत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बिग बैंग की थ्योरी है वह भी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है।
प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर सिद्धांत पर आधारित होता है। ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोटक के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसी को क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमाणुविक इकाई के रूप में था। और यही क्या होता है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है यह सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट होगा तो पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ध्वनि के विचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, वहाँ होता है निर्वात। इसीलिए ध्वनि जो होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती। और पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जो जी का मान होता है वह क्या होता है? 1/6 होता है, जिसके फलस्वरूप चंद्रमा पर पृथ्वी मंडल नहीं पाए जाते हैं। चूंकि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वह चंद्रमा में ट्रैवल नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असत्य को चुने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। जो बेल होता है वो वातावरण की दबाव मापन की यूनिट है, ये रॉन्ग है। तो देखिए बेल वातावरण दबाव का माप इकाई नहीं है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई होती है, तो यह सही है। और केल्विन तापक्रम की इकाई है, तो यह भी सही है। और ओम विद्युत परिपथ मापन की इकाई है, तो यह भी सही है। लेकिन जो बेल होती है वो ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है, दबाव का नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें क्या होती है? जो ध्वनि तरंगें होती है ये अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि किसी माध्यम जैसे वायु, जल एवं ठोस में अनुदैर्ध्य तरंग की भांति कार्य करता है एवं अनुप्रस्थ तरंग की भांति ठोसों में भी गमन कर सकता है। और ध्वनि तरंग तरल जैसे द्रव एवं गैस में अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, जबकि ठोस में इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार का होता है। ध्वनि तरंगें जो होती है वो निर्वात में ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के समांतर संपीड़न एवं विवरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ठोस में ध्वनि का जो वेग होता है वह सबसे अधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है, और निर्वात में वह तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है किसका? ऊर्जा का। जब कोई तरंग होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह अपने साथ क्या लेकर जाती है? ऊर्जा लेकर जाती है, या ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। जो तरंगें होती है वो ऊर्जा एवं संवेग दोनों का ही वहन करती है। तरंग में माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था में दोनों ओर सरल आवर्त गति करते हैं। तरंग संचरण के लिए माध्यम के निर्मल गुण होने चाहिए, जैसे प्रत्यास्थता, जड़त्व, माध्यम के कण घर्षण मुक्त हो तथा माध्यम का घनत्व प्रत्येक स्थान पर एक समान होना चाहिए, तभी तरंग संचरण अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं किसके द्वारा? ध्वनि की तीव्रता से। जब हमें कोई ध्वनि सुनाई दे पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान उसकी ध्वनि की तीव्रता से लगाते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता किस पे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और इसकी बीच की दूरी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या हो? क्षेत्रफल अधिक हो। जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है तब हमें क्या सुनाई देती है? इस ध्वनि की जो प्रतिध्वनि होती है वह सुनाई देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना होता है? तो वायु में, एयर में जो ध्वनि का वेग होता है वह लगभग 330 मीटर पर सेकेंड का होता है। अब देखिए, जो विभिन्न तापमानों पर ध्वनि का वेग भी डिफरेंट होता है। अब देखिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस होती है इसमें ध्वनि का वेग होता है 331 मीटर पर सेकेंड, और वहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 343 मीटर पर सेकेंड होता है, और यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है 346 मीटर पर सेकेंड। तो विभिन्न तापमान पर भी ध्वनि का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो जो ध्वनि का वेग होता है वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब देखिए, इसकी फॉर्मूला क्या होती है, वेग इक्वल टू आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू होती है तरंग दैर्ध्य। तो वेग इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वह कौन सी है, 95 डेसिबल। ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको हम लोग डेसिबल से डिनोट करते हैं। तो 95 डेसिबल, इससे अधिक को व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता की डेसिबल जो होती है 95 से ऊपर, जिससे व्यक्ति नहीं सुन सकता। 95 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मनुष्य के लिए क्या हो जाती है, हानिकारक होती है। मनुष्य इसमें अधिक तीव्र ध्वनि को नहीं सुन सकता। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप क्या देगी? यह सभी विषम हार्मोनिक्स देगी। जैसे एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप सभी विषम हार्मोनिक्स देती है। इस ऑर्गेन पाइप का एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है। बंद सिरे पर हमेशा नोड और खुले सिरे पर हमेशा क्या होते हैं, एंटी नोड बनने के कारण इसमें केवल विषम हार्मोनिक्स यानी कि ऑड हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल के मापने में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितना गुना अधिक है? तो देखिए, ये हो गया 20 डेसिबल, तो ये 10 डेसिबल का क्या है, डबल है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 टू की पावर 2, 100 गुना है। जो भी यहाँ पर जितनी गुना आती है उसको फिर 10 की पावर में लिखते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 गुना यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। सागर की गहराई को मापने में इको साउंडिंग एक तकनीक है। इसको इको साउंडिंग एक प्रकार का क्या है, सोनार है, जो जल के अंदर ध्वनि तरंग को संचरित करती है। ध्वनि तरंग को जल के तल तक जाने एवं वापस लौटने में जो समय लगता है, उसी समय अंतराल को ये क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो जिससे हमें समुद्र में कोई वस्तु गिर जाए रहती है या फिर समुद्र की जो गहराई होती है, इन सभी को मापने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। और इको साउंडिंग से किया जाता है, समुद्र या सागर की जो गहराई है इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है या फिर हम लोग उसको शोरगुल कहें, इसको हम लोग डेसिबल से डिनोट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डेसिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरित्र यंत्र वायु में 1 सेकेंड में 256 बार दोलन करता है जब ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तब इस स्थिति में जो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य होगा वह क्या होगा? तो जो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य होगा वह ध्वनि का वेग कितना है, 330 डिवाइड बाय नंबर्स कितना है, 256। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तरंग दैर्ध्य मिल जाएगा।
और तरंग दैर्ध्य की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट क्या लगा देंगे? मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसी किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है डॉपलर इफेक्ट। अगर कोई वस्तु हमारे पास हमारी ओर आती है तो उसकी साउंड की जो है स्पीड या आवृत्ति बढ़ती जाती है, और यदि कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या हो जाती है? घट जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु हमारे पास आ रही है और कौन सी वस्तु हमसे दूर जा रही है। तो इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो तरंग दैर्ध्य इसकी क्या हो जाएगी? इसका फॉर्मूला होता है तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो तरंग की चाल होती है डिवाइड बाय तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। तो हमारे पास यहाँ पर आवृत्ति क्या दी हुई है? हमारे पास आवृत्ति दी हुई है 120, और उसके बाद तरंग की चाल कितनी दी हुई है? 480 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य क्या आएगा? 4, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर, तो 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था? तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इक्वल टू तरंग की जो स्पीड है वह डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 4 होती है तो ध्वनि को कहा जाता है पराध्वनिक। तो यहाँ पर हम जानते हैं जैसे कि अगर मैक संख्या क्या हो जाएगा? 1 से कम होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब सोनिक बोलते हैं। और मैक संख्या इक्वल टू 1 होती है तो उसे कहा जाता है ध्वनिक या सोनिक। और जब मैक संख्या 1 से अधिक होती है या 1 से 5 तक होती है तो उसे कहा जाता है सुपरसोनिक। और जब मैक संख्या 5 से बड़ी होती है तब उसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। जो स्वर होती है उसकी जो गुणात्मक होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है अधिस्वर पर। तो देखिए, जब किसी भी ध्वनि स्रोत से किसी आवृत्ति का कोई स्वर उत्पन्न किया जाता है तो उसमें मूल स्वरक उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें मूल स्वरक के साथ साथ कुछ अधिस्वर या ओवरटोन भी उत्पन्न हो जाते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता इन अधिस्वरों या ओवरटोन की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा? तो जो मच्छर की भिनभिनाहट होती है इसमें ध्वनि का जो तारतम्य होता है, पिच होता है, वह बहुत अधिक होता है। और पिच किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन अपरिवर्तित रहता है? तो कौन सी चीज़ अपरिवर्तित रहती है? इसमें जो फ्रीक्वेंसी रहती है, आवृत्ति होती है, वह अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि जो ध्वनि की तरंगें होती है वो पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से जब अपरिवर्तित होती है तो कौन सी चीज़ इसमें नहीं बदलती है? तो क्या नहीं बदलेगी? उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और ध्वनि के अपवर्तन में तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आयाम बदल जाते हैं, वेग बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता क्या हो जाएगी? उच्च होती है तब। अब देखिए, जो ध्वनि होती है वो हवा में कब तेजी से गति कर सकती है? जब उसमें हवा में क्या हो? आर्द्रता अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है?
तो जो श्रव्य होती है उसमें जो ध्वनि तरंग का रेंज होता है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे कहा जाता है अवश्रव्य, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है उसे कहा जाता है पराश्रव्य। अब देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्ति होती है जिसको हम लोग अश्रव्य तरंगे कहते हैं, इसे मनुष्य नहीं सुन पाते हैं। और अश्रव्य तरंग के उदाहरण क्या क्या हैं, जैसे हृदय की धड़कन की आवृत्ति, भूचाल के समय पृथ्वी की लंबी तरंगें, इन सब को हम मनुष्यों के द्वारा नहीं सुना जा सकता है क्योंकि यह क्या है, अवश्रव्य है, इंफ्रासोनिक है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि तरंग को, जिसको हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ये सभी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज के ध्वनि को उत्पन्न कर सकता है और इसको सुन भी सकता है। पराश्रव्य जो तरंग होते हैं जिसकी जो हर्ट्ज होती है वह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, समुद्र की गहराई का पता लगाने में होता है, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु जो होते हैं इनको नष्ट करने के लिए किया जाता है, ट्यूमर्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, गाठिया रोग के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है, और घड़ी के पार्ट्स पुर्जों को साफ करने में भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें क्या है। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगें होती है वही क्या है, पराश्रव्य तरंगें हैं। श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं दे पाती, और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। इस कारण मनुष्य जो होता है इससे ऊपर की जो आवृत्ति या ध्वनि रहती है इसको नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्नलिखित में से किस परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। तो जो आवृत्ति है वह कभी भी चेंज नहीं होती है जब ध्वनि का मीडियम या माध्यम जो है वह चेंज होता है। तो देखिए माध्यम चेंज होगा तो सारी चीज़ें बदल सकती है, वेग, चाल, तरंग दैर्ध्य, लेकिन आवृत्ति जो है वह चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है किसके द्वारा। तो अपश्रव्य जो ध्वनियाँ होती है इनको कुत्तों के द्वारा सुना जा सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। और भूकंप जब आती है तो उस समय जो ध्वनि होती है वो कैसी होती है, अपश्रव्य होती है, जिसे कुत्तों, बिल्ली के द्वारा या सांप के द्वारा क्या कर लिया जाता है, महसूस कर लिया जाता है। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए जैम्परों का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, दोलन। तुल्यकालिक मोटरों में दोलन की रोकथाम के लिए जैम्परों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगें जो कि धातुओं में संचरित होती है वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की होती हैं। तो देखिए धातुओं में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग दोनों ही संचरित होती है। अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत गमन करती है और अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के समांतर करती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंग होती है केवल ठोस और द्रव के ऊपर ही गमन करती है। नेक्स्ट है, एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की वायुयाल कितनी होगी। तो वायुयान की जो चाल होगी वह कितनी होगी। तो जो वायुयान होते हैं उनमें इनके वेग को किससे डिनोट किया जाता है, मैक से मापा जाता है। इनकी यूनिट क्या होती है, मैक होती है। तो यहाँ पर वायुयान की चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैक संख्या है इसको ध्वनि के वेग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या मिलेगा, इस वायुयान की चाल मिलेगी। तो वह क्या हो जाएगी, 664।
ये क्या हो जाएगी, वायुयान की चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ रात में अवरोधकों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण होता है? तो जो चमगादड़ होते हैं वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे पता लगा लेते हैं कि सामने कोई वस्तु है या खाली स्थान। अगर कोई वस्तु रहती है तो ध्वनि क्या होती है, उस वस्तु में टकरा कर वापस उन तक पहुंच जाती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि सामने क्या रखी हुई है, कोई वस्तु है। और जब ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है तो अगर वस्तु क्या करती है, लौट कर उसकी जो तरंग दैर्ध्य रहती है वो वापस लौट कर नहीं आती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि सामने क्या है, खाली जगह है, और इस तरीके से वे रात में भी उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर सूची 1 है, इसको सूची 2 से मिलाना है। तो अब देखिए यहाँ पर है अनुरणन। सबसे पहले है अनुरणन, तो ये किससे मैच करेगा ये आपको बताना है। तो अनुरणन कब होता है, जब जैसे ही प्रकाश एक, सबसे फर्स्ट के यहाँ अनुरणन रिवर्ब्रेशन, ये किससे रिलेटेड है, यह दीर्घ प्रतिध्वनि से रिलेटेड है। और सेकेंड है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन कब होती है, जब दो समान आवृत्ति वाली तरंगें उत्पन्न होती है, इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। और थर्ड पूछ रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कब क्या होता है, तब होता है जैसे ही प्रकाश की एक किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है? तो यह है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित होता है स्टेथोस्कोप। और ध्वनि तरंग के परावर्तन की परिघटना पर आधारित एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, रोगी के रक्त संचार की दशा को परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस जो स्टेथोस्कोप है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, लैनेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कौन सी होती है? तो तालाब के जो जल के पृष्ठ पर जो लहर या तरंग उत्पन्न होगी वह किस प्रकार की होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। जैसे यहाँ पर है यहाँ पर पानी भरा हुआ है और आप इसमें पत्थर मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी पर उछाल आएगा, तो यहाँ पर तरंगे उत्पन्न होगी और ये तरंगे कैसी होगी, अनुप्रस्थ तरंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं बोल देती हूँ क्वेश्चन। अधिकांश लोगों के कानों के लिए अल्पमत श्रवण योग्य ध्वनि का क्या स्तर है? तो जो ध्वनि का श्रवण योग्य है जिसको हम सुन सकते हैं वह क्या स्तर हो जाएगा, यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पराश्रव्य तरंग का प्रयोग कर सकते हैं? तो कौन करते हैं, चमगादड़ और डॉल्फिन दोनों ही पराश्रव्य तरंगे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमत शोर का जो स्तर है वह क्या है, 75 dB। 75 dB होता है, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनमें से उत्पन्न शोर का जो लेवल होता है, स्तर होता है। और मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि है वह कितनी है, 60 डेसिबल है। और ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसकी जो SI यूनिट होती है वह क्या होती है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो जो जल में डूबी हुई वस्तु होती है उनका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए किया जाता है।
यह प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग कर यह दूरी ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। तो जो पराध्वनिक विमान होते हैं वे बहुत अधिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, ध्वनि बूम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो हमने अभी देखा था कि मनुष्य के लिए मानक जो ध्वनि स्तर है वह कितना है, 60 dB है। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, जहाँ पर सोनोग्राफी की होती है वहाँ पर पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। सोनोग्राफी एक जैव पद्धति है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है। गाठिया के उपचार में तथा द्रव घोल को मथ कर समांगी मिश्रण बनाने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग टेंडन, मांसपेशी, जोड़, रक्त नलिकाएं एवं गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भाशय के आंतरिक अंगों के चित्र लेने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड या पराश्रव्य तरंग का उपयोग कर जब प्रतिबिंब जैविक अंगों को प्राप्त करते हैं तो इसे सोनोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य 0.60 सेंटीमीटर है और इसकी स्पीड दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी तरंग पूछ रही है। तो देखिए इसकी फॉर्मूला क्या होती है, आवृत्ति इक्वल टू तरंग की जो स्पीड होती है उसकी डिवाइड बाय तरंग दैर्ध्य। तो हमें तरंग दैर्ध्य दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 0.60 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसकी स्पीड क्या हुआ, 300 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेंटीमीटर है इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आएगा आंसर 50 किलो हर्ट्ज। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो तरंग की गति आएगी वह क्या आएगी, पराश्रव्य तरंग आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड से संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। तो अल्ट्रासाउंड किसे बोला जाता है, जो 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है उसे कहा जाता है अल्ट्रासाउंड। देखिए अल्ट्रासाउंड की जो आवृत्ति होती है वह होती है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से, देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगा। जब अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। हिंदी में इसको कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियों, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैलों तथा डूबे जहाज़ों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही जो तकनीक है वह कौन सी है। तो इसके लिए हम उपयोग में लाते हैं सोनार। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग का उपयोग किया जाता है। सोनार एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अल्ट्रासोनिक गूंज उत्पन्न की जाती है और इस सोनार का आविष्कार किया था लुइस नेक्सॉन ने और प्रथम उपयोग किए जाने वाले सोनार थे पॉल लैंगविन द्वारा बनाया गया था। और सोनार का उपयोग हम लोग देख लेते हैं, सैन्य क्षेत्र में भी किया जाता है, शत्रु के पनडुब्बी एवं जलीय जहाज का पता लगाने में, नेविगेशन तथा ढूंढने में, जल के अंदर संचार में। दूसरा है आम जनता के क्षेत्र में, गोताखोर में से संचार में, मछली का पता लगाने में, चिकित्सा में, समुद्र के अंदर मानचित्रण में, इन सभी में सोनार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं उनमें जो साउंड होती है, ध्वनि होती है, उसको किस रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वह रिकॉर्ड होता है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। टेप रिकॉर्डर में ध्वनि तरंग माइक्रोफोन द्वारा कंपन उत्पन्न करते हैं और यह परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के द्वारा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे चुंबकीय कोटिंग युक्त टेप पर संग्रहित किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर के टेप पर लौह चुंबकीय पदार्थ का लेपन चढ़ा हुआ होता है।
इसलिए इनमें जो साउंड रिकॉर्ड होते हैं उसमें चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो जो ध्वनि की तीव्रता होती है हम लोग इसको किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और ध्वनि का स्तर एवं मानव पर प्रभाव देखते हैं। 80 dB अगर ध्वनि का स्तर है तो वह क्या रहता है? मनुष्य के लिए कष्टप्रद रहता है। और 90 dB अगर रहता है तो वो हमारी श्रवण को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। और 95 dB अगर साउंड की स्तर चली जाती है तो हमें क्या होने लगती है? घबराहट होने लगती है, उल्टी होने लगती है। और 130 से 135 dB पर अगर साउंड चला जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है? मर जाता है। तो 130-135 dB तक की ध्वनि इंसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, अप्रगामी तरंग किससे बनती है? तो अप्रगामी जो तरंग होती है ये बनती है विपरीत दिशा में चलित समान आवृत्ति के दो तरंगे। अब देखिए, जो अप्रगामी तरंग होती है वे विपरीत दिशा में चलित समान आवृत्ति की दो तरंगों के अधिरोपण के फलस्वरूप निर्मित होती है। जब समान आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल की दो प्रगामी तरंगे समान चाल से समान रेखा पर विपरीत दिशा में चलती हुई अधिरोपित होती है तो नई प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और इसी तरंग को कहा जाता है अप्रगामी तरंग। सामान्य शब्द में जब कोई प्रगामी तरंग किसी दृढ़ सिरे से टकराकर लौटती है तो अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। जो अप्रगामी तरंगें होती है ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ये तरंगें ऊर्जा का संचरण नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है? तो जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है ये कहलाती है श्रव्य तरंगे या ऑडिबल ध्वनि। इसी को मनुष्य क्या करता है? सुन सकता है। और यहाँ पर देखिए, जो अल्ट्रासोनिक है ये क्या होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। और इंफ्रासोनिक जो होती है ये होती है 20 हर्ट्ज से कम। और यहाँ पर जो होती है हाइपरसोनिक में जो मैक संख्या रहती है ये बड़ी होती है, 5 या 10 के बीच में होती है। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो कान होती है इसके 3 भाग होते हैं। पहला तो होता है बाह्य कान जो कर्ण नलिका युक्त होता है। दूसरा होता है मध्य कान जिसमें ईयर ड्रम होते हैं, मैलियस, इनकस एवं स्टेपिस इसी भाग में होते हैं। और तीसरी होती है आंतरिक कान जिसमें यूस्टेशियन नली होती है, कोचिला एवं श्रव्य तंत्रिका युक्त होता है। और जब ध्वनि तरंग द्वारा ईयर ड्रम कंपन करता है तो मध्य कर्ण द्वारा ध्वनि आंतरिक कर्ण कोचिला में प्रवेश करता है जिससे हमें क्या होता है? ध्वनि का अनुभव होता है और फिर हमें साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य एवं ध्वनि तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ध्वनि तरंग दैर्ध्य का मान प्रकाश तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो साउंड की तरंग दैर्ध्य है ये ग्रेटर होती है किसके? लाइट के तरंग दैर्ध्य से। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है और जो प्रकाश तरंग है वह अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग माध्यम में संपीड़न एवं विकिरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर कोई तरंग है, वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो उसके वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? घट जाती है। अब देखिए, जो ध्वनि तरंग का वेग होता है उसमें क्या रिलेशन होता है? तो ध्वनि तरंग की जो वेग होती है वह आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य की मल्टीप्लिकेशन होती है। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य है एक दूसरे के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर वस्तु जो होती है उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है।